आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सेवाओं की बात करें तो जो संवेदनशील मानी जाती है, जिसमें आने वाले ये साइड स्क्रीन लगी कोई नहीं अपने नमस्कार जी नहीं साहब जी। हाँ मैं जानता हूँ कमाल आइए वैसे आओ आजकल ये रखे थे सबके हैं। हाँ हाँ कुछ तो हमारे हमारे स्पीकर इज मेंट फॉर ऑल सर वही ऑन द बेस है। आ रहे हो? हाँ जी कहाँ है? रास्ते में सर। वैसे आ रहे हैं परमौर से? नहीं सर मेरे लोग काम कर संबोधन के लिए हम उत्सुक हैं, आह्लादित हैं माननीय। आपसे करबद्ध आग्रह करती हूँ कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने अनमोल वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मनसुख मांडविया जी, प्रताप राव जाधव जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, संसद में मेरे साथी इसी क्षेत्र के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी जी, विभिन्न राज्यों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, देश के विभिन्न भागों से स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े डॉक्टर, वैद्य, आयुष और हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े लाखों भाई और बहनों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी, देवी और सज्जनों, आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सबको धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बधाई देता हूं। आज के दिन देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग
अपने घर के लिए कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। मैं विशेष रूप से देश के व्यापारी साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। हमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है। लेकिन दिवालियां भले देखी हो, ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य परम धन है। कहते ही हैं हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। अब यहां पंचकर्म जैसी प्राचीन पद्धतियों का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन देखने को मिलेगा।
आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की फील्ड में एडवांस रिसर्च भी होगी और मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अब यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी है, इनमें से कई अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। ये अस्पताल हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बनेंगे। आज जिन फार्मा यूनिट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन के साथ हाई क्वालिटी स्टेंट्स और इम्प्लांट्स भी बनेंगे। ये यूनिट फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो।
पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो,
कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे, क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं, हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर, जिन्होंने
ये ऑपरेशन करवाए हैं उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। डॉक्टरों से निःशुल्क और सटीक परामर्श मिलने से भी उनके बहुत पैसे बचे हैं। आज हमने यूविन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरफेस होगा। कोरोना के समय हमारे कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की सक्सेस भी आज एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए वही सफलता भारत अब हेल्थ सेक्टर में दोहरा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में आजादी के 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुआ वो बीते 10 वर्षों में हुआ है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आज इस कार्यक्रम में ही कर्नाटका, यूपी, एमपी और मध्य प्रदेश, वहां कई हॉस्पिटलों का शिलान्यास हुआ है। कर्नाटका के नरसापुर और बोम्मा सांद्रा में, मध्य प्रदेश के पीथमपुर, आंध्र प्रदेश के अचितापुरम और हरियाणा के फरीदाबाद में नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हुआ है। यूपी के मेरठ में नए ईएसआईसी हॉस्पिटल का काम भी शुरू हुआ है। इंदौर में भी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। अस्पतालों की बढ़ती हुई संख्या बताती है कि मेडिकल सीटें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं किसी गरीब बच्चे के
उसका जो डॉक्टर बनने का सपना है, वो सपना टूटना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं सरकार की सफलता उसमें भी है कि मेरे देश के किसी नौजवान का सपना टूटे नहीं। सपनों में भी अपना एक सामर्थ्य होता है। सपने भी कभी कभी प्रेरणा का कारण बन जाते हैं। मैं चाहता हूं किसी मध्यम वर्ग के बच्चे को मजबूरी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। इसलिए पिछले 10 साल से भारत में मेडिकल सीटें बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है। बीते 10 साल में एमबीबीएस और एमडी की करीब कुल मिलाकर 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं। और मैंने इसी साल लाल किले से घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्ष में हम मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव-गांव तक डॉक्टरों की पहुंच कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथियों, आज देश में 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर हमारे यहां है। हमें ये संख्या भी और बढ़ानी है। इसके लिए भी देश में काम चल रहा है। आज दुनिया भारत को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में भी देखती है। पूरी दुनिया से लोग योग, पंचकर्म और मेडिटेशन के लिए भारत आते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। हमारे युवाओं को, हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए तैयार होना होगा। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स, आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन और आयुर्वेद रिहैब सेंटर्स, ऐसी कितनी ही फील्ड में भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए अपार अवसर बन रहे हैं। हमारे युवा इन अवसरों के जरिए न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में विज्ञान ने मेडिसिन की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। जिन बीमारियों को पहले असाध्य माना जाता था, आज उनके इलाज मौजूद है। दुनिया ट्रीटमेंट के साथ ही वेलनेस को महत्व दे रही है। और वेलनेस की बात होती है, जब आरोग्यता की बात होती है, तो इसमें भारत के पास हजारों वर्ष पुराना अनुभव है। आज समय है हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के नजरिए से भी प्रमाणित करें। इसलिए मैं लगातार एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का इतना गंभीर ज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस दिशा में पहले ठोस कंक्लूसिव वर्क नहीं हुई। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में देश एक अहम अभियान लॉन्च कर रहा है। ये अभियान है प्रकृति परीक्षण अभियान। ये प्रकृति परीक्षण अभियान, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट होगा, आयुर्वेद के कारण अच्छा हो गया, परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं होता है। हमें परिणाम भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, ताकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास विश्व के आरोग्य की जड़ी बूटी पड़ी हुई है। इस अभियान के तहत आयुर्वेद के सिद्धांतों पर हम हर व्यक्ति के लिए आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। हम बीमारियों के आक्रमण से पहले ही उन लोगों के लिए रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। मैं मानता हूं इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हमारे हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। हम पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। साथियों,
आधुनिक मेडिकल साइंस की सफलता का एक और बड़ा कारण है हर प्रिंसिपल का लैब वैलिडेशन। हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को भी इस कसौटी पर खरा उतरना है। आप देखिए, अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च, ऐसी कितनी हर्ब्स हम पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग उपचारों के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। अब हाई इंपैक्ट स्टडीज में उनकी उपयोगिता साबित हो रही है। इसलिए आज दुनिया में अश्वगंधा जैसी औषधियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस दशक के अंत तक अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट की मार्केट करीब $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आप कल्पना कर सकते हैं, लैब वैलिडेशन के जरिए हम इन हब्स का वैल्यूएशन कितना बढ़ा सकते हैं, हम कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आयुष की सफलता का प्रभाव केवल हेल्थ सेक्टर तक सीमित नहीं है, इसे एक और भारत में नए अवसर बन रहे हैं। दूसरी ओर ग्लोबल वेलबीइंग के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। हमारे प्रयासों से 10 साल के भीतर भीतर आयुष देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में शामिल हो गया है। 2014 में आयुष से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $3 बिलियन था, $3 बिलियन। आज वो बढ़कर लगभग $24 बिलियन हो गया है। यानी 10 साल में 8 गुना ग्रोथ। इसलिए आज देश का युवा नए नए आयुष स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, इन सब से जुड़े 900 से ज्यादा आयुष स्टार्टअप आज देश में काम कर रहे हैं। आज भारत अब 150 देशों में कई बिलियन डॉलर के आयुष प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो रहा है, जो हब्स और सुपर फूड्स पहले स्थानीय बाजार तक सीमित रहते थे, अब वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहे हैं। साथियों, इस बदलते परिदृश्य का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिले, इसके लिए सरकार हब्स के उत्पादन को बढ़ावा भी दे रही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग और जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे राष्ट्र चरित्र की, हमारे सामाजिक ताने बाने की आत्मा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरामय हो। बीते 10 वर्ष में हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलकर इस भावना को देश की नीतियों से जोड़ा है। आने वाले 25 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे प्रयास विकसित भारत का मजबूत आधार बनेंगे। मुझे भरोसा है, भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के साथ साथ निरामय भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। और साथियों, जब मैं परिणाम और प्रमाण की चर्चा करता था, हम एक काम की दिशा में बहुत ताकत लगाने वाले हैं, और वो है हमारे देश में हस्तप्रत मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बड़ी मात्रा में बिखरी पड़ी हुई है। आयुर्वेद से जुड़ी हुई पर ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत स्थानों पर बिखरी पड़ी हुई है। अब देश अपनी इस विरासत को संजोने के लिए मिशन मोड पे काम करने वाला है। ऐसे सारा जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, कई शिलालेखों में होगा, कई ताम्रपत्र पे होगा, कई हस्तलिखित प्रतियों में होगा, उन सबको इकट्ठा करने का काम, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, इसको हम उसी तरह टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं। तो उस ज्ञान में से क्या चीजें नई हम निकाल सकते हैं, तो उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम हम करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, आज के अवसर पर मैं फिर एक बार
देश के 70 साल से ऊपर के सभी महान बुजुर्गों को वंदना करते, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्वंतरि जयंती और 8वें आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर देश को समर्पित किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आयुष्मान भारत योजना में विस्तार किया जा रहा है, यानी अब 70 साल और उससे ज्यादा उनके बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इन तमाम बुजुर्गों को मुफ्त में उनका इलाज किया जाएगा। भारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, जिन्होंने वर्चुअल मार्ग के माध्यम से चंबा के क्रिटिकल सेंटर की शुरुआत आज की और चंबा के क्रिटिकल सेंटर के अलावा भी देश में बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का जो उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। जैसा आप जानते हैं कि चंबा जो है एक दुर्गम क्षेत्र भी है, जिला भी है और वैसे भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और आज भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो प्रिवेंटिव केयर में हो, चाहे वो क्यूरेटिव केयर में हो, चाहे हमारा एलोपैथी से हो या आयुर्वेदा से हो। और मैं ये मानता हूँ कि क्रिटिकल केयर सेंटर जो है हमारी जो कुछ आवश्यकताएं हैं हेल्थ से संबंधित उसको पूरा करने में हमारा सहयोग करेगा। लेकिन आकांक्षी जिला होने के नाते अभी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अभी जो है बहुत कुछ करने की आवश्यकता है चंबा जिला में और उन सारे दुर्गम क्षेत्रों में देश के जहाँ के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी के रूप में आज देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं ये समझता हूँ हमारे लिए ये बहुत बढ़िया मौका है जब देश के स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त जो सुविधाएं हैं वो हम हिमाचल वासियों को मिले, ऐसे हम हिमाचल के सभी निवासी जो है उनसे उसकी अपेक्षा करते हैं। अच्छा सर, ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट जो हुआ उसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। लेकिन अभी मैं ये मानता हूँ अभी भी चाहे चंबा जिला ले लीजिए आप, उसमें जो प्रिवेंटिव केयर में हमारे सब सेंटर खाली हैं, PSC खाली हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खाली हैं, NHM के माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसके माध्यम से अब कुछ आउटसोर्स सेवाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा उनका जो है चयन होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी हमारी जो ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होगी। तो इसलिए इन जिलों और इन क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मैं कहता हूँ। अच्छा सर, ये जो बिल्डिंग सेटअप जो यही रहेगा कि नए सिरे से बनेगा? क्योंकि यहाँ शिलान्यास हुआ है तो सुनने में आया है कि इसी को शुरू करेंगे, तो आपकी तरफ से इस तरह से? मुझे नहीं मालूम जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ हुआ है तो यही होगा और इसमें कोई तब्दीली होगी तो उसकी जानकारी मुझे तो है नहीं है। और अगर सरकार के लेवल पर हो या हमारे प्रिंसिपल साहब के लेवल पर हो ना, उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी चर्चा की हो, लेकिन जब क्रिटिकल केयर सेंटर यहाँ जो है उसका नींव पत्थर हुआ तो यहीं रहेगा, कहीं और जाने की तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता पूरे का। आपके पास कनेक्टिविटी काफ़ी चंबा में अभी हमारे माननीय सांसद साहब हमारे बीच में, मैंने इनसे कहा है कि चंबा से संबंधित बहुत सारे ऐसे विषय हैं
जिनका उल्लेख पार्लियामेंट में विशेष रूप से होने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रस्तावों के माध्यम से हो, चाहे वो चर्चाओं के माध्यम से हो। और मैंने इनसे कहा कि हम एक चर्चा करेंगे और चंबा जो ज़िला है हमारा, जो इनका चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, उससे संबंधित जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो जो सारे विषय हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है मीडिया है। अब हमारे पास अभी तक जो है चंबा ज़िला में मात्र हटली से लेकर सियूम तक के अलावा बाकी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी तक डबल लेन नहीं है हमारे पास, नेशनल हाईवे भी डबल लेन नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तो चंबा ज़िला में ये जो आधारभूत ढांचे का जो एक प्राइमरी फैक्टर है सड़क, उसको सारे जो है ज़िले तक, हर क्षेत्र तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इसमें मेरा ख्याल हमारे सांसद महोदय जो इसमें हमारा सहयोग करेंगे। अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम जो है उनका प्रयोजन हुआ है, जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के माध्यम से सड़कों का निर्माण होगा। लेकिन इसको गति देने की आवश्यकता है। चंबा ज़िला हम सब जानते हैं, हम जो है नेशनल जो रिसोर्स है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। NHPC जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1600 मेगावाट के करीब बिजली पैदा करके हम देश के रिसोर्स में जो है हम दे रहे हैं, और उसके बदले में 12% स्टेट को मिलता है। चंबा जिले को तो विशेष कोई उसमें उसका जो उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। अभी भी CPA की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मैंने ये विषय सारे जो है उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश जो 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें लगभग 67% एरिया फॉरेस्ट है। आज जब बादल फटे, हम अपने हिमाचली के लिए 2 बिस्वा ज़मीन नहीं दे सकते। तो ये जो हिमाचल सरकार के बनने में और केंद्र सरकार के बनने में हिमाचलियों ने अपना योगदान दिया। और मैं ये समझता हूँ हिमाचल वासी बहुत इंटेलिजेंट हैं, पॉलिटिकली बहुत अलाइव हैं। सांसद के रूप में जो है हमारे भारद्वाज साहब जी को भेजा, और सरकार के रूप में जो है श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। तो हम दोनों को मिलजुल कर प्रयास करते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, अच्छी सुविधाएँ भी मिलें। सर, आज क्रिटिकल केयर की बात हो रही है, लेकिन चंबा जिला में जो 20 करोड़ रुपए की लागत से जो मशीन लगाई गई थी CT स्कैन की, और दूसरी सर तो वो MRI वाली सर, वो पिछले 4 महीनों से बंद पड़ी है सर, वो जंग खा रही है। तो उसमें क्या प्रयास रहेंगे उसको चालू? जी यही इशारा करते हुए कहा कि अभी क्रिटिकल केयर यूनिट जिसका शिलान्यास हुआ है और अतिरिक्त सुविधाओं की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, वस्तु स्थिति इससे भिन्न है, और उस वस्तु स्थिति को सुधारने में हमारे सांसद महोदय जो हमारा सहयोग करेंगे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। सर, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा सुरंग का? विपक्ष का कहना है कि सुरंग यहाँ संभावित नहीं है, क्या क्या है? अब सुरंगों का समय है और मुझे नहीं मालूम जो कहते हैं वो किस आधार पर कहते हैं। मैं अभी दुशहरे की जो दूसरी रात्रि है उस पर गया था। मुझे मंडी से कुल्लू जाने में मात्र 32 मिनट लगे, जो मैं 1.5 घंटे में उस सफ़र को पूरा करता था। सही बात। और अभी 2-3 टनल्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अगर वो पूरी होंगी तो समय 15 और 20 मिनट में होगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में सुरंगों का निर्माण होना अति आवश्यक है। और अब तो हिमाचल प्रदेश के जो फुट हिल्स हैं वहाँ भी सुरंगों का निर्माण हो चुका है, 4 लेनिंग के माध्यम से हो चुका है। एक नहीं दर्जनों सुरंगों का निर्माण हो चुका है और सड़क व्यवस्था सुचारू हो चुकी है। चंबा जिला में अभी मुख्य तौर पर तो चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर जो हमने कहा है कि वहाँ टनल का निर्माण होगा, उसके लिए जो है 4 करोड़ रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो अलॉट कर दिया है। उसमें 1.5 करोड़ जो है पहुंच चुका है PWD विभाग के पास। हम अभी टेंडर प्रक्रिया में हैं, अभी उसका ग्लोबल टेंडर होगा। जो भी कंपनी उस टेंडर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए आएगी, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टडी करेगी, क्योंकि टनल जो PWD ने सर्वे किया था
उससे अलावा जो है ये सर्वे हो रहा है। PWD ने 3 किलोमीटर का किया था, वो गिरिजा का सप्पड़ से लेकर जो ऊंचाई का जो हमारा पोर्शन है जहाँ बर्फ़ पड़ती थी वहाँ तक सीमित है। अब हम इसको चौड़ी जो है वहाँ से हम उसका निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। लगभग 7 या 8 किलोमीटर ये सड़क आगे सुल्तानपुर के ऊपर खुलेगी। अभी फिजिबिलिटी का जो है उसका टेंडर हो रहा है, उसके बाद फिर हम आउटसोर्स करेंगे, नहीं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से या केंद्रीय हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से कि वो जो है हमारा सहयोग करें और इस टनल निर्माण में जो है चंबा को लाभ देने में जो है हमारा साथ। सर, आज भी चंबा जिला जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कटिहार विधानसभा, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र, भरमौर विधानसभा क्षेत्र और चुराह विधानसभा क्षेत्र में आज भी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। सरकार को 2 साल हो गए। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अब ये अल्ट्रासाउंड का जो डॉक्टर ट्रेंड है, जैसे अभी कहा कि अभी बहुत सारे जो है डॉक्टर्स की आवश्यकता है, जो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी आवश्यकता है। मुझे याद है वर्ष 2003 और 2007 में चौड़ी के लिए अल्ट्रासाउंड की मशीन विधायक निधि से खरीदवाई थी, लेकिन वो रिडंडेंट पड़ी है। वहाँ पर हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट पिछले 5 वर्ष नहीं था। तो अब मैं उसकी जो है निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहूँगा, ना मैं किसी के ऊपर दोषारोपण करना चाह रहा हूँ। आपने सही कहा, सरकार को बने हुए लगभग 18-19 महीने हो गए हैं, लेकिन ये बहुत सारी जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं सुविधाओं, उसमें हमें जो है राजीव जी का सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केंद्र की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए समय समय पर हम कहते हैं कि सरकार सबके लिए है, प्रधानमंत्री जी सबके लिए, इसलिए तो हम यहाँ हैं। मैं तो अध्यक्ष के नाते जो है मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं था, ज़रूरी नहीं था, लेकिन चंबा जिला का प्रश्न था और मुझे माननीय नड्डा साहब का दूरभाष से संदेश मिला, तो मैं जो है अपने वो सारे प्रोग्राम रद्द करके आज के इस माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल हूँ। मुझे अभी 3:30 बजे डोडिहारा में मेरा अपना कार्यक्रम है, उसमें जाना है। कल रात को मैं जो है स्यूता में पहुँचा। तो हमारी जो है पूरा जो रिस्पेक्ट रिगार्ड सबके लिए है, केंद्र सरकार के लिए भी उतना है, लेकिन हमारी सहायता उतनी होनी चाहिए, इस बात की हमको उनसे उम्मीद है। सर, एक सिरौल पंचायत की मांग है कि एक रास्ता जो है वो इनको दिया जाए तो मेडिकल कॉलेज के अंदर से। उस मामले में सर विधानसभा जब विधानसभा हुई तो धर्मशाला में वहाँ भी सर पंचायतवासी मिले, तो इसके लिए क्या करें? हाँ, ये विषय जो है माननीय विधायक नैयर ने विधानसभा में भी उठाया और अभी जो है एक रेजोल्यूशन भी मुझे मिला है, तो मैंने अभी DC साहब को कहा है जो मेडिकल कॉलेज का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहीं कोई रिजर्वेशंस है इस इशू के ऊपर। ये ऐसा रास्ता देने से जो मेडिकल कॉलेज की जो अंदर की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित होंगी कहीं ना कहीं। तो देखेंगे हमको, एक तरफ से तो स्थानीय जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं उनको ज़रूरत है, आवश्यक है रास्ता बनना, दूसरी तरफ से प्रशासन जो है हमारा जो मेडिकल कॉलेज का है उसकी कुछ रिजर्वेशन हैं, किस तरह से इसका समाधान हो सकता है वो हम नेक्स्ट भविष्य में। सर, अभी राजीव भारद्वाज भी यही मौजूद हैं, तो हम राजीव भारद्वाज जी से भी जानना चाहेंगे कि जैसे कुलदीप पठानिया जो हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है चंबा को टनल से जोड़ने की, तो इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा और इनके ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या कहना है? विकास जी, सबसे पहले तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप पठानिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक अध्यक्ष की गरिमा के नाते केवल इनके प्रोटोकॉल में नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अपने क्षेत्र के में एक ऐसी सौगात माननीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से मिल रही थी। आप अपने कार्यक्रम छोड़कर रद्द करके यहाँ आए और आदरणीय विधायक हंसराज जी, आदरणीय विधायक नीरज नैयर जी, आदरणीय विधायक जनक जी, आदरणीय DS ठाकुर जी और अन्य सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने लोकसभा सदस्य बनने के बाद पहले लोकसभा सत्र में मेरे मन में क्या है और मेरे तेवर कैसे हैं वो मैंने दिखा दिए थे। मुझे कम से कम 5 बार लोकसभा में बोलने का सौभाग्य मिला। मैंने चंबा के लिए किसी अच्छे औद्योगिक संस्थान की बात की।
मैंने चंबा के लिए एक ट्रॉमा सेंटर की बात की, मैंने चंबा के एक धार्मिक सर्किट की बात की कि यहाँ हमारा देव स्थान है, देवियाँ रहती हैं, कांगड़ा से लेके चंबा तक, बैरागढ़ से और वहाँ से टनल के थ्रू लाहौल स्पीति तक पहुँचे। उसका कारण मेरा केवल ये था क्योंकि हिमाचल की आर्थिकी को यदि कोई क्षेत्र सुदृढ़ कर सकता है तो मेरा मानना है कि वो केवल पर्यटन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो टूरिस्ट अधिक से अधिक संख्या में यहाँ रहे, इसकी मैंने बात की। मैंने चंबा, खजियार, डलहौजी में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, डलहौजी, खजियार, चंबा के ऐतिहासिक स्थल हैं, इसको क्यों ना रेल के साथ जोड़ा जाए, मैंने इसकी बात की है। मैंने ये जो आपका हाईवे है, इस हाईवे को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, इसके विषय में बात की है। बाकी आपने जो टनल की बात की है, ये आज की ज़रूरत है और मैं तो समझता हूँ कि खासकर हिमाचल प्रदेश और हमारा जो कांगड़ा चंबा क्षेत्र है, इस क्षेत्र इतना सुंदर क्षेत्र है, इतने वर्जिन प्लेसेस यहाँ पर हैं। यदि आप कभी हिमगिरी जाकर देखें, आप कभी पदरी जोत के पीछे जाकर देखें, इतने सुंदर स्थान है, लेकिन हम टूरिस्ट को पहुँचा नहीं पाते, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। तो जैसे ये प्रपोज़ल है और इसके लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि इतना बजट आ गया है और केंद्र की तरफ से जो कोई भी हेल्प की आवश्यकता होगी, हम सब लोग मिलकर इस विषय में इनके मार्गदर्शन में भी, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ, मैं कर्टसी कॉल करूँगा दिवाली के बाद उनको, और जो कांगड़ा चंबा की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में केंद्र का क्या सहभागिता हो सकती है, उसके लिए उनका मार्गदर्शन लेंगे। और मैं समझता हूँ कि विकास की दृष्टि में जब अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, जिला चंबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एक बहुत अच्छी बात है कि आज एक ऐसा कार्यक्रम रहा जिसमें सत्ता और विपक्ष नज़र नहीं आए, सभी एक लेवल पे नज़र आए। तो क्या आपको नहीं लगता, ये पठानिया जी से भी यही सवाल रहेगा, कि क्या ये नहीं लगता कि जिला चंबा में इस तरह की सांसद भी हो और 5 MLA भी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, उनकी विशेष बैठकें आयोजित होनी चाहिए ताकि चंबा जिला के जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उन पर खुलकर चर्चा हो सके? नहीं, इसके विषय में तो मैंने पहले कहा कि मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए। और उसके बाद यदि आपने जो इस विषय में बात की है, मैं तो चाहता ही ये हूँ, क्योंकि समय बहुत कम होता है। आज जिस स्थान पर मैं हूँ कल कोई और होगा, आज जिस स्थान पर माननीय अध्यक्ष जी हैं कल कोई और होगा, लेकिन मेरा जो सोचना है, मेरा ये मानना है कि जब आप जिस स्थान पर हो, कल को लोग आपको याद करें। रानी जी, क्या यही सवाल आपसे कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे भविष्य में कि 5 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और चंबा कांगड़ा के MP एक ही मंच पर नजर आए और वहाँ चर्चाएं कर रहे हैं चंबा को? ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो चंबा जिला की जनता की जो भावनाएं, उसके मुतालिक मैंने यही प्रोग्राम में ही अभी, क्योंकि हमारी चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है राजीव जी के साथ, भारद्वाज साहब के साथ, तो मैंने इनको यहाँ कहा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको पार्लियामेंट में जो है सांसद के माध्यम से उठना है। कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट है 1929, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1928, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, अमेंडेड एक्ट है 2024, लेकिन जो रिलीफ हमको मिल जाना चाहिए था और मिलना चाहिए था, जिसकी एक बार नहीं अनेकों बार जो है जिसकी मांग हुई है, वो नहीं मिल पाए हैं। अब मैंने ये, अब आपने पूछ ही लिया इस प्रश्न को, हमने बैठ के ये बात की है कि एक बार हम बैठेंगे, और इन्होंने कहा कि आप जब भी मुझे जो है समय देंगे मैं आऊँगा और इन विषयों की गंभीरता को समझते हुए, उनकी बारीकियों को समझते हुए मैं सांसद के माध्यम से इन विषयों को उठाऊँगा। तो ये जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये उसकी दृष्टिगत हमने पहले से ही निर्णय ले लिया है। और यहाँ माननीय हंसराज जी हैं, यहाँ पर माननीय डॉक्टर जनकराज जी हैं, DS ठाकुर जी हैं, यद्यपि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विधायक हैं, हमारे तो नीरज नैयर साहब हैं, लेकिन मेरी ये जो है ये मेरी आदत भी है
और मुझे एज ए अध्यक्ष जब विधानसभा में कोई भी विषय चंबा जिला से जुड़े तो मैं विशेष रूप से, अगर ये सदन में भी ना हो तो मैं पर्ची भेजकर बाहर से इनको बुलाता हूँ कि जो विषय सरकार के समक्ष नीरज नैयर ना रख सके वो हंसराज जी तो रख सकते हैं, DS ठाकुर जी रख सकते हैं, डॉक्टर जनक रख सकते हैं। विषय चंबा की जनता से जुड़ा हुआ है और प्रतिनिधि होने के नाते किसी की कोई लिमिटेशन हो सकती है कि वो अपनी पार्टी या अपनी पार्टी की सरकार के फेवर और अगेंस्ट में ना बोल सके, लेकिन हमारे पास वो व्यवस्था है। तो इसलिए हम प्रतिनिधि होने के नाते हम सबके प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हम आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। हम कोई किसी विशेष विचारधारा से वो जुड़े हैं तो वो उनकी अपना विचारधारा है, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री वो हैं, उसको हमारे लिए आदरणीय है, माननीय है। नड्डा साहब हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और मैं ये मानता हूँ हम सब मिलजुल कर बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू सर।